तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप ऑफ 7 या G7 के बारे में। तो ग्रुप ऑफ 7 या G7 का नाम रिसेंटली न्यूज़ में आया था, इसलिए अब हम इस टॉपिक को आज पढ़ेंगे। तो ग्रुप ऑफ 7 के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा। उसके बाद हम G20 के बारे में भी या ग्रुप ऑफ 20 के बारे में भी पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो सकती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि 2020 यानी 2020 साल चल रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को दोबारा से G7 में ज्वाइन करने के लिए कहा और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ कोरिया को भी इसमें इनवाइट करने करा डोनाल्ड ट्रंप ने। इस प्रकार से G7 की रिसेंटली न्यूज़ में आया और अब हम डिस्कस करेंगे G7 के बारे में कि G7 क्या है, कौन कौन से इसके मेंबर स्टेट हैं। और जब आप इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूज़ का क्या इंपॉर्टेंस है और दोबारा से रशिया का नाम यहाँ पे क्यों आया है। तो G7 क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, G7 क्या है, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहली बात जो हमें जाननी है वो ये है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब कई सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारी गवर्नमेंट है इसमें अलग अलग कंट्रीज़ की। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे ना होकर सिंपल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर जो सबसे एडवांस कंट्रीज़ हैं वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर यहाँ पे डिस्कस करती हैं और इकोनॉमिक पॉलिसी को यहाँ पे चर्चा करी जाती है। तो ये जो ग्रुप ऑफ 7 है, जैसे कि इसका नाम है, इसमें 7 कंट्रीज़ हैं और ये 7 सबसे एडवांस कंट्री का ग्रुप है जो कि IMF ने लिस्ट करा है। तो IMF के अकॉर्डिंग जो 7 सबसे लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं, सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं, जिसमें आपकी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 7 सबसे लार्जेस्ट एडवांस इकोनॉमीज़ हैं पूरे वर्ल्ड की, जैसे कि IMF ने बताया है। तो इन्हीं 7 लार्जेस्ट इकोनॉमी का ही ग्रुप है ग्रुप ऑफ 7 है G7। यूरोपियन यूनियन इज एन इनवाइटेड टू G7। यूरोपियन यूनियन इसका एक मेंबर ना होकर जो G7 की कंट्रीज हैं उन्हें यूरोपियन यूनियन को इनवाइट करा है। तो यूरोपियन यूनियन सिंपली इनवाइटी है G7 में, तो यूरोपियन यूनियन हम कह सकते हैं कि इसका एक मेंबर है। इस प्रकार से 7 लार्जेस्ट इकोनॉमी का है ग्रुप ऑफ 7 है, G7 है। अब कोरोना वायरस के कारण तो कंट्री की इकोनॉमी तो कई हद तक बर्बाद हो चुकी है, कई डेवलप्ड कंट्रीज़ की भी। खैर, हमें तो अपने टॉपिक से मतलब है, हम G7 के बारे में जानते हैं। तो G7 में हमारे पास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इनके नाम को अगर हम याद रखना है तो हम मैप के अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा नॉर्थ अमेरिका में है, और आपकी फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम यूरोप में है, इटली भी यूरोप में है और जापान एशिया में है। तो इस प्रकार से फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली, कनाडा, US और जापान, ये 7 लार्जेस्ट कंट्रीज़ का जो ग्रुप है इसको हम ग्रुप ऑफ 7 है G7 बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे लिखा है द एनुअल G7 समिट इंक्लूड द 7 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम दीज कंट्रीज। सबसे पहली बात यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट फिर दोबारा ध्यान देने वाली बात है, वर्ड्स पे ध्यान देना है हमें। द एनुअल यानी कि G7 का जो समिट है वो हर साल एनुअली होता है, जिसमें इन्हीं 7 गवर्नमेंट के जो हेड्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो उसमें हिस्सा लेते हैं और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर चर्चा करते हैं। अब हम जानते हैं इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन 1973। सो 1973 में ग्रुप ऑफ 7 G7 बना था। इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। तो G7 की सबसे पहले जब बना था तो उसका कॉमन नाम रखा, इसका सबसे पहले नाम था लाइब्रेरी ग्रुप। वे लाइब्रेरी ग्रुप कहाँ से नाम रखा? सो हुआ ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स के यानी US के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी थे, उन्होंने दूसरे एडवांस कंट्री जो थी आपकी यूरोप की, उनके फाइनेंस मिनिस्टर के साथ डिस्कशन करने के लिए वाइट हाउस की लाइब्रेरी में एक इनफॉर्मल मीटिंग रखी थी। इसलिए इस प्रकार से इसका नाम आपका लाइब्रेरी ग्रुप पड़ गया। शुरुआत में इसमें केवल 5 कंट्रीज़ थी, 5 कंट्रीज़, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, जर्मनी, जिसमें बाद में इटली को भी शामिल कर लिया गया था। तो इस प्रकार से 5 कंट्रीज़ थी जो कि इनफॉर्मली सबसे पहले उन्होंने मीट करा था। इनका मकसद क्या था मीट करने का? क्योंकि 1973 में एक ऑयल क्राइसिस हुई थी, तो ऑयल क्राइसिस के बाद इकोनॉमिक ट्रबल्स थे, कई सारी समस्याएं वैश्विक स्तर पे देखने को मिली थी।
सो इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए ये सभी इकट्ठा हुए थे। इन्होंने एक इनफॉर्मल मीटिंग रखी थी और इस प्रकार से उन्होंने डिसाइड करा कि एक इंटरनेशनल स्तर पर हमारा एडवांस कंट्री का एक ग्रुप होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसमें हम अपने आपसी जो कंट्रीब्यूशन है वो कर सकें, इकोनॉमिक पॉलिसी को डिस्कस कर सकें और एक नया सॉल्यूशन किसी भी क्राइसिस का निकाल सकें। इस तरीके से फॉर्मेशन को हम जान सकते हैं। आगे यहाँ पे हम देखते हैं इसको किस प्रकार से बना। और जैसे मैंने बताया आपको, इटली को उसमें ज्वाइन कर लिया गया, बाद में जापान को उसमें इन्वाइट करा गया, इसलिए जापान भी इसका हिस्सा बन गया। इस प्रकार से ये G5 की बजाय फिर G6 बन गया। G6 के बाद ये आपका यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, इस प्रकार से G7 बन गया। लेकिन शुरुआत में इसका नाम G7 था। उसके बाद पहले G6 बना, फिर G7 बना और G7 के बाद ही G8 भी बना था। इसका नाम बाद में फिर दोबारा से G7 हो गया, क्योंकि रशिया भी इसका मेंबर था और तब मिला के G8 थे। उसके बाद में भी G7 ही है फिर दोबारा से, क्योंकि रशिया को उसमें से बाहर निकाल दिया गया था। अब रशिया को उसमें से बाहर क्यों निकाला गया था, रशिया कैसे मेंबर बना था, अब हम ये डिस्कस करते हैं। इसी पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है। तो 1994 में G7 समिट हुआ था नेपल्स में। तो नेपल्स एक सिटी है जो कि आपकी इटली में आती है। तो नेपल्स सिटी में एक G7 समिट हुआ था 1994 में। उसके बाद जैसे मैंने बताया हर साल इनका समिट होता है, अलग अलग जगह डिसाइड कर लेते हैं आपस में कि कहाँ पे इस साल का समिट किया जाना है। सो नेपल्स में इटली में समिट हुआ था 1994 में। सो उसके बाद जो रशिया के ऑफिशियल्स थे उन्होंने G7 के लीडर्स के साथ अलग से मीटिंग रखी और इस प्रकार से इनफॉर्मल मीटिंग उन्होंने करी। इस इनफॉर्मल मीटिंग को पॉलिटिकल 8 नाम दिया गया, या फिर इसको G7+1 कोलिक्यूली या फिर बोलचाल की भाषा में इसको कहा जाने लग गया। तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि रशिया भी शायद इसका मेंबर बनेगा, इसको इनवाइट करा जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे वो थे टोनी ब्लेयर और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन। सो उन दोनों ने क्या करा, रशिया के प्रेसिडेंट को बोरिस येल्त्सिन जो उस समय प्रेसिडेंट थे रशिया के, उनको इनवाइट करा। सबसे पहले उन्होंने एज ऑब्जर्वर के रूप में उनको इनवाइट करा, बाद में एज अ फुल पार्टिसिपेंट उनको बना दिया गया 1997 में। तो 1994 की बात थी। अब 1997 में क्या हुआ कि 1997 में एक मीटिंग हुई। उसके बाद जो रशिया है उसने फॉर्मली इस G7 ग्रुप को ज्वाइन कर लिया आधिकारिक रूप से 1998 में। इस प्रकार से 1998 में जो रशिया है वो भी G7 ग्रुप का मेंबर बन गया। तो ये G8 बन गया, इस प्रकार से ग्रुप ऑफ 8 बन गया, हम कह सकते हैं, या फिर G8 बन गया। इस प्रकार से रशिया जब से मिल गया तो ये G8 बन गया। अब क्या हुआ कि रशिया को लेकर कुछ समस्या थी। पहली बात तो ये थी कि इसकी जो टोटल नेशनल वेल्थ है, जो टोटल इसकी जो वेल्थ है और जो फाइनेंशियल वेट है, जो फाइनेंशियली जो रशिया है वो G8 के बाकी दूसरी कंट्री के मुकाबले काफ़ी हद तक कुछ कम है और उसकी जो नेशनल वेल्थ है वो भी काफ़ी हद तक लिमिटेड थी। ठीक है, इसलिए आपत्ति जताई जा रही थी कि G8 में रशिया को क्यों इनवाइट करा गया है। इसके अलावा रशिया IMF के अकॉर्डिंग कभी भी एक एडवांस इकोनॉमी नहीं रहा था, लेकिन जो रशियन फेडरेशन था उसको तो इस प्रकार से एक आपत्ति रही थी, लेकिन रशिया मेंबर बना रहा और इसको इजेक्ट करा गया, इसको G7 से निकाला गया 2014 में। जी हाँ, 1994 में ये मेंबर बना, 1998 में मेंबर बना, सॉरी फॉर्मली है। उसके बाद 2014 में इसको G7 से निकाला गया। क्यों निकाला गया, जब यहाँ पे लिखा है द रशियन फेडरेशन वॉज इजेक्टेड फ्रॉम द G8 पॉलिटिकल फोरम इन मार्च 2014 फॉलोइंग द रशियन एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया। सो क्राइमिया क्या है, क्राइमिया एक पेनिनसुला है, जैसे इंडिया एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला का मतलब जो तीनों साइड से समुद्र से सराउंडेड हो, जिसके तीनों साइड पे सी हो। तो क्राइमिया भी एक प्रकार का पेनिनसुला है जो बहुत ही डिस्प्यूटेड रहा है। यूक्रेन भी उस पर अपना दावा करता है, रशिया भी अपना दावा करता है। लेकिन मार्च 2014 में रशिया ने क्या करा, इस क्राइमिया नाम की जगह को एनेक्स कर लिया, रशियन टेरिटरी में मिला लिया, जिसको लेकर विश्व भर में चर्चा हुई और उसको आपत्ति जताई रशिया की इस एक्शन को लेकर। तो इसलिए फिर इसको G7 से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जो रशियन फेडरेशन है इसलिए बाहर निकाला गया था G8 पॉलिटिकल फोरम से, क्योंकि उसने एनेक्सेशन कर लिया था क्राइमिया का, जो कि डिस्प्यूटेड साइट रहा है। इसको G7 की कंट्रीज ने बहुत आपत्ति जताई और रशिया को फाइनली फिर G8 कैटेगरी से निकाल दिया गया और उसके बाद फिर दोबारा से G7 बन गया। तो शायद आपको समझ आ गया हो।
कोई बात नहीं, मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ। तो हुआ ये था कि 1994 में G7 की समिट नेपलस में हुई थी, इटली में हुई थी। इटली में एक शहर है नेपलस, तो उस शहर में G7 समिट हुई थी 1994 में। उसके बाद रशिया के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने अलग से मीटिंग करी G7 के ही सारे लीडर्स के साथ, एक इनफॉर्मल मीटिंग करी। तो ये जो इनफॉर्मल अरेंजमेंट था इसको पॉलिटिकल एड नाम दे दिया गया, G7+1 नाम दे दिया गया। तो लोगों को लग रहा था कि शायद रशिया भी इसका एक मेंबर बन जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम टोनी ब्लेयर, और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन। उन्होंने क्या करा, रशिया के प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन को इनवाइट करा। सबसे पहले उन्होंने एज अ गेस्ट के रूप में, एज अ गेस्ट ऑब्जर्वर के रूप में इनवाइट करा कि तुम G7 को एज अ ऑब्जर्व करो। इस प्रकार से उन्होंने उनको इनवाइट करा था, लेकिन बाद में उनको एज अ फुल पार्टिसिपेंट के रूप में इनवाइट कर लिया कि आप हमारे G7 ग्रुप कर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद 1997 में ही मीटिंग हुई। 1997 की मीटिंग के बाद रशिया को फॉर्मली इनवाइट करा गया अगली मीटिंग में कि तुम एज अ पार्टिसिपेंट बन के अगली मीटिंग में आना। और फिर रशिया ने इस ग्रुप को यानी कि G7 को 1998 में फॉर्मली यानी आधिकारिक रूप से ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया 1998 में। इस प्रकार से जो G7 ग्रुप था अभी तक ये ग्रुप ऑफ 8 या G8 बन गया। लेकिन G8 ग्रुप आपका 2014 तक रहा और 2014 में फिर दोबारा ये G7 बन गया। कैसे बना ये हम जानते हैं ज़रा। सबसे पहले रशिया के बारे में यहाँ पे दो बात लिखी गई है उसको समझ लेते हैं। तो रशिया की जो टोटल नेशनल इनकम है और फाइनेंशियली अगर हम देखें तो G7 की जो कंट्रीज़ हो जाएंगी पूरी G7 वाली, उनके मुकाबले काफ़ी हद तक कम है। और IMF द्वारा भी रशिया को कभी भी एक एडवांस इकोनॉमी नहीं माना गया है। लेकिन जो रशिया, तो इस बेसिस पे उसको बाहर नहीं निकाला गया, लेकिन G8 पॉलिटिकल फोरम से रशिया को इजेक्ट करा गया, बाहर निकाला गया था 2014 में। जी हाँ, 2014 में, मार्च 2014 में रशिया को इस G8 से बाहर निकाला गया क्योंकि रशिया ने क्रेमिया का एनेक्सेशन कर लिया था। क्रेमिया, जैसा मैंने बताया था अभी आपको, कि एक पेनिनसुला है, यूक्रेन भी इसको अपना दावा करता है, रशिया भी दावा करता है, लेकिन रशिया ने ज़बरदस्ती इसको अपनी कंट्री में मिला लिया था। इसलिए जो क्रेमिया है इसके एनेक्सेशन को लेकर G7 की कंट्रीज थी, इसको उनको आपत्ति थी इसको लेकर। इस प्रकार से रशिया को इस ग्रुप में से फिर बाहर निकाल दिया। अगर क्रेमिया की आपको लोकेशन देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप क्रेमिया की लोकेशन को देख सकते हैं, यूक्रेन और रशिया के बीच में। इस प्रकार से रशियन फेडरेशन को 2014 में बाहर निकाल दिया गया था G8 से। इस प्रकार से फिर दोबारा G7 बन गया था। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इस साल कही है कि रशिया को दोबारा से इनवाइट करा है, कि उसको दोबारा से इनवाइट करा जाना चाहिए, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ कोरिया को भी इनवाइट करा है कि तुम भी आओ हमारे G7 के ग्रुप में शामिल हो जाओ। इस प्रकार से इनको ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को और साउथ कोरिया को भी ज्वाइन करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट करा है। इसलिए G7 ग्रुप आपका इस समय न्यूज़ में आया था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अभी G7 ग्रुप को बनाने का मकसद क्या था। जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमी को लेकर इसको बनाया गया था। वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्रीज वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को डिस्कस कर सकें, कोई भी एक क्राइसिस है या कोई भी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी से रिलेटेड समस्या है तो उसको निपटाने के लिए वैसे भी आपस में कोऑपरेशन करें, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएं, इसलिए ये इसको बनाने का मकसद रहा है। तो नीचे लाइन लिखी है, इसको हम समझ लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड टू फैसिलिटेट shared macroeconomic initiative by its member in response to the collapse of the exchange rate 1971 during the time of Nixon shock, 1970s energy crisis and ensuing recession. सो हुआ ये कि सबसे पहले हम जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक टर्म का मतलब क्या होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है कि जो एज अ नेशनल लेवल पे बनाई गई हो ऐसी इकोनॉमी, मतलब सारी डिमांड सप्लाई वगैरह जो हम उसको देखते हैं एट अ नेशनल लेवल पे, उसको मैक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया था? टू फैसिलिटेट शेयर्ड मैक्रो इकोनॉमिक इनिशिएटिव, यानी कि जो कंट्रीज, देखो जैसे मैंने बताया था 1973 के आसपास ऑयल क्राइसिस भी हुई थी। उससे पहले 1960s और 1970s में डॉलर का जो रेट था, एक्सचेंज रेट गोल्ड के साथ जो देखा जाता था पहले, तो वो भी काफ़ी हद तक गिर गया था। उसके बाद रिचर्ड निक्सन वहाँ के प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, तो उन्होंने जो मेजर्स लिए थे उसके बाद उसको निक्सन शॉक बोला जाता है। सो इन सभी टाइम पे जब 1971 में जब रेट गिर गए, एक्सचेंज रेट गिर गए, निक्सन शॉक यानी कि उन्होंने जो मेजर्स लिए थे
उस टाइम पे 1970s में जो एनर्जी क्राइसिस हुई थी और जो उसके बाद जो मंदी देखने को मिली, सो इन सभी से निपटने के लिए जो 7 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने इन सभी कंट्रीज़ ने अपने कौन कौन से इनिशिएटिव्स करे हैं नेशनल लेवल पे, तो इन सभी को और इजी बनाने के लिए आपस में शेयर कर सकें, आपस में उनका आदान प्रदान हो सके, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को डिस्कस कर सकें, इसीलिए ही ये ऑर्गेनाइजेशन G7 बनाया गया था। अब हम बात करते हैं इसके वर्क की। सो यहाँ पे वर्क में जैसा मैंने बताया 1973 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना और 1975 से ही ये जो ग्रुप है ये हर साल एनुअली इसकी समिट होती है, समिट साइट पे मिलता है, अपनी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को कंट्री डिस्कस करती है। और 1987 से जो G7 फाइनेंस मिनिस्टर हैं वह भी एक साल में 2 बार से लेके 4 बार तक मिलते हैं, तो 2 बार भी मिल सकते हैं, 4 बार भी मिल सकते हैं। इस प्रकार से 1987 से शुरू हुआ था। पहले तो जो मेन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हुआ करते थे रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ की, जो मेन हेड ऑफ गवर्नमेंट होते थे, तो केवल वही पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन बाद में 1987 से जो इन कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर थे वह भी एक साल में 2 बार से लेकर 4 बार तक मिलने लग गए। तो शायद आपको समझ आ गया हो, तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ। तो हुआ ये था कि 1994 में G7 की समिट नेपलस में हुई थी, इटली में हुई थी। इटली में एक शहर है नेपलस, तो उस शहर में G7 समिट हुई थी 1994 में। उसके बाद रशिया के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने अलग से मीटिंग करी G7 के ही सारे लीडर्स के साथ, एक इनफॉर्मल मीटिंग करी। तो ये जो इनफॉर्मल अरेंजमेंट था इसको पॉलिटिकल एड नाम दे दिया गया, G7+1 नाम दे दिया गया। तो लोगों को लग रहा था कि शायद रशिया भी इसका एक मेंबर बन जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम टोनी ब्लेयर और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन। उन्होंने क्या करा, रशिया के प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन को इनवाइट करा। सबसे पहले उन्होंने एज अ गेस्ट के रूप में, एज अ गेस्ट ऑब्जर्वर के रूप में इनवाइट करा कि तुम G7 को एज अ ऑब्जर्व करो। इस प्रकार से उन्होंने उनको इनवाइट करा था, लेकिन बाद में उनको एज अ फुल पार्टिसिपेंट के रूप में इनवाइट कर लिया कि आप हमारे G7 ग्रुप का पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद 1997 में मीटिंग हुई। 1997 की मीटिंग के बाद रशिया को फॉर्मली इनवाइट करा गया अगली मीटिंग में कि तुम एज अ पार्टिसिपेंट बन के अगली मीटिंग में आना। और फिर रशिया ने इस ग्रुप को यानी कि G7 को 1998 में फॉर्मली यानी आधिकारिक रूप से ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया 1998 में। इस प्रकार से जो G7 ग्रुप था अभी तक ये ग्रुप ऑफ 8 या G8 बन गया। लेकिन G8 ग्रुप आपका 2014 तक रहा और 2014 में फिर दोबारा ये G7 बन गया। कैसे बना ये हम जानते हैं ज़रा। सबसे पहले रशिया के बारे में हम यहाँ पे 2 बात लिखी गई है उसको समझ लेते हैं। तो रशिया की जो टोटल नेशनल इनकम है और फाइनेंशियली अगर हम देखें तो G7 की जो कंट्रीज़ हो जाएंगी पूरी G7 वाली, उनके मुकाबले काफ़ी हद तक कम है। और IMF द्वारा भी रशिया को कभी भी एक एडवांस इकोनॉमी नहीं माना गया है। लेकिन जो रशिया, तो इस बेसिस पे उसको बाहर नहीं निकाला गया, लेकिन G8 पॉलिटिकल फोरम से रशिया को इजेक्ट करा गया, बाहर निकाला गया था 2014 में। जी हाँ, 2014 में, मार्च 2014 में रशिया को इस G8 से बाहर निकाला गया क्योंकि रशिया ने क्रेमिया का एनेक्सेशन कर लिया था। क्रेमिया, जैसा मैंने बताया था अभी आपको, कि एक पेनिनसुला है, यूक्रेन भी इसको अपना दावा करता है, रशिया भी दावा करता है, लेकिन रशिया ने ज़बरदस्ती इसको अपनी कंट्री में मिला लिया था। इसलिए जो क्रेमिया है इसके एनेक्सेशन को लेकर G7 की कंट्रीज थी, इसको उनको आपत्ति थी इसको लेकर। इस प्रकार से रशिया को इस ग्रुप में से फिर बाहर निकाल दिया। अगर क्रेमिया की आपको लोकेशन देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप क्रेमिया की लोकेशन को देख सकते हैं, यूक्रेन और रशिया के बीच में। इस प्रकार से रशियन फेडरेशन को 2014 में बाहर निकाल दिया गया था G8 से। इस प्रकार से फिर दोबारा G7 बन गया था। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इस साल कही है कि रशिया को दोबारा से इन्वाइट करा है, कि उसको दोबारा से इन्वाइट करा जाना चाहिए, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ कोरिया को भी इन्वाइट करा है कि तुम भी आओ और हमारे G7 के ग्रुप में शामिल हो जाओ। इस प्रकार से इनको ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को और साउथ कोरिया को भी ज्वाइन करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इन्वाइट करा है। इसलिए G7 ग्रुप आपका इस समय न्यूज़ में आया था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अभी G7 ग्रुप को बनाने का मकसद क्या था। जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमी को लेकर इसको बनाया गया था। वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को डिस्कस कर सकें, कोई भी एक क्राइसिस है या कोई भी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी से रिलेटेड समस्या है
तो उसको निपटाने के लिए वैसे भी आपस में कोऑपरेशन करें, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएं, इसलिए ये इसको बनाने का मकसद रहा है। तो नीचे लाइन लिखी है, इसको हम समझ लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड टू फैसिलिटेट shared macroeconomic initiative by its member in response to the collapse of the exchange rate 1971 during the time of Nixon shock, 1970s energy crisis and ensuing recession। सो हुआ ये कि सबसे पहले हम जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक टर्म का मतलब क्या होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है कि जो एज अ नेशनल लेवल पे बनाई गई हो ऐसी इकोनॉमी, मतलब सारी डिमांड सप्लाई वगैरह जो हम उसको देखते हैं एट अ नेशनल लेवल पे, उसको मैक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया था? टू फैसिलिटेट शेयर्ड मैक्रो इकोनॉमिक इनिशिएटिव, यानी कि जो कंट्रीज, देखो जैसे मैंने बताया था 1973 के आसपास ऑयल क्राइसिस भी हुई थी। उससे पहले 1960s और 1970s में डॉलर का जो रेट था, एक्सचेंज रेट गोल्ड के साथ जो देखा जाता था पहले, तो वो भी काफ़ी हद तक गिर गया था। उसके बाद रिचर्ड निक्सन वहाँ के प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, तो उन्होंने जो मेजर्स लिए थे उसके बाद उसको निक्सन शॉक बोला जाता है। सो इन सभी टाइम पे जब 1971 में जब रेट गिर गए, एक्सचेंज रेट गिर गए, निक्सन शॉक यानी कि उन्होंने जो मेजर्स लिए थे उस टाइम पे 1970s में जो एनर्जी क्राइसिस हुई थी और उसके बाद जो मंदी देखने को मिली, सो इन सभी से निपटने के लिए जो 7 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने इन सभी कंट्रीज़ ने अपने कौन कौन से इनिशिएटिव्स करे हैं नेशनल लेवल पे, तो इन सभी को और इजी बनाने के लिए आपस में शेयर कर सकें, आपस में उनका आदान प्रदान हो सके, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को डिस्कस कर सकें, इसलिए ही ये ऑर्गेनाइजेशन G7 बनाया गया था। अब हम बात करते हैं इसके वर्क की। सो यहाँ पे वर्क में जैसा मैंने बताया 1973 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना और 1975 से ही ये जो ग्रुप है ये हर साल एनुअली इसकी समिट होती है, समिट साइट पे मिलता है, अपनी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को कंट्री डिस्कस करती है। और 1987 से जो G7 फाइनेंस मिनिस्टर हैं वह भी एक साल में 2 बार से लेकर 4 बार तक मिलते हैं। तो 2 बार भी मिल सकते हैं, 4 बार भी मिल सकते हैं। इस प्रकार से 1987 से शुरू हुआ था। पहले तो जो मेन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हुआ करते थे रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ की, जो मेन हेड ऑफ गवर्नमेंट होते थे, तो केवल वही पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन बाद में 1987 से जो इन कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर थे तो वह भी एक साल में 2 बार से लेकर 4 बार तक मिलने लग गए। इस तरीके से जो G7 है इसका समिट एनुअली होता है और रशिया को उस तरीके से उन्होंने अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिया था, इजेक्ट कर दिया था। तो G7 का मानना ये था कि यूक्रेन के जो भी सब अफेयर्स हैं, अगर उसमें कोई भी इकोनॉमिक ट्रबल्स है तो वो IMF इसको एडवाइस कर सकता है और उसके लिए रिफॉर्म्स सुझा सकता है। इसमें रशिया को दखल देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मानना G7 का था। G7 ने ऐसा कहा था और इसलिए उन्होंने अपने ग्रुप में से रशिया को बाहर निकाल दिया था। तो रशिया को इजेक्ट करा गया था 24 मार्च 2014 को। तो उसकी मीटिंग का भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। 24 मार्च 2014 को G7 की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई थी। रशिया ने जब क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था तो इसी के रिस्पॉन्स में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी सभी G7 कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स की, और ये हुई थी नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस पे हुई थी, द हेग सिटी में, जो कि नेदरलैंड्स में है। और ये सबसे पहली G7 की मीटिंग है। ये ऐसी मीटिंग है जो कि ना तो किसी मेंबर नेशन में हुई थी और ना ही किसी होस्ट लीडर ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। तो जहाँ पे समिट होता है उसको होस्ट कंट्री होती है और वहाँ का लीडर होस्ट लीडर होता है। अब जहाँ पे ये नीदरलैंड्स मेंबर कंट्री ही नहीं है तो उनका होस्ट लीडर कहाँ से होगा, इसलिए नेदरलैंड्स में ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। क्यों बुलाई गई थी? क्योंकि जो भी सब आपके जो G7 की 7 कंट्रीज़ थी तो नेदरलैंड्स में एक और समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे, इसलिए नेदरलैंड्स के ही प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंस में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और वहाँ पर डिसाइड करा गया कि रशिया को हमारे G7 ग्रुप में से बाहर निकाल दिया जाएगा, इजेक्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से G8 ग्रुप दोबारा से G7 बन गया। इसके हम फर्स्ट समिट की बात करें तो 1975 में फर्स्ट समिट हुआ था, जैसे कि मैं अभी आपको पहले ही बता चुका हूँ, और ये फर्स्ट समिट फ्रांस में हुआ था। तो ये कहानी है G7 की और G7 का ये हिस्ट्री रही है। इस प्रकार से G7 का फॉर्मेशन 1973 में हुआ था। किस प्रकार से रशिया का ग्रुप बना और कैसे पहले G5 से G6, G6 से G7 और उसके बाद G8 बना, G8 से फिर दोबारा कैसे G7 बना। रशिया को एनेक्सेशन क्राइमिया के चक्कर में क्यों बाहर निकाल दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में क्या
अनाउंस करा था, तो ये भी मैंने आपको बताया, जो कि इसलिए G7 आजकल न्यूज़ में था। और ये G7 होता है, ये सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ग्राउंड पे बनाया गया है, इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसको हम बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेवन जो सबसे लार्जेस्ट और सबसे बड़ी एडवांस इकोनॉमीज हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ग्रुप है G7, जिसमें आपका फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान आता है। इस प्रकार से G7 ग्रुप है ये बना। और ये सब इसके बारे में थोड़ी बहुत मैंने आपको बातें बताई, इसके वर्क के बारे में मैंने आपको बताया, क्यों बना था ये बताया। अब एक और ऑर्गेनाइजेशन के हम बारे में इस वीडियो में फटाफट से डिस्कस करते हैं, और ये है ग्रुप ऑफ 20 या G20। ये G20 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया भी इसका मेंबर है। जैसे कि यहाँ पे मेंबरशिप देख सकते हैं, 20 मेंबर्स यहाँ पे लिखे गए हैं। तो G20 इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसके 20 मेंबर्स हैं। G7 का नाम G7 है क्योंकि इसमें 7 मेंबर्स हैं। अब G20 और 20 कंट्रीज हैं पूरी, उनका ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो हम G20 के बारे में समझते हैं अब। तो G20 क्या है? द इंटरनेशनल फोरम फॉर द गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर फ्रॉम 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। सो बेसिकली G20 में 19 कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन भी इसका एक हिस्सा है। तो 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, इस प्रकार से 20 बन जाते हैं। और ये इंटरनेशनल फोरम है, यहाँ पे फोरम लिखा हुआ है। तो फोरम तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कई सारी कंट्रीज या कई सारी कंट्री मीटिंग करती हैं, कॉन्फ्रेंस करती हैं और पब्लिक इंटरेस्ट को, लोगों के हितों में मीटिंग करती हैं और उससे संबंधित एस्पेक्ट्स को डिस्कस करती हैं, तो फोरम कहलाता है। तो हम कह सकते हैं ये भी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसमें 19 कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन यूनियन है। इनकी गवर्नमेंट के जो हेड्स होते हैं और साथ ही साथ सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं। इससे पहली आरबीआई की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आरबीआई सेंट्रल बैंक है, हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। सो इन 19 कंट्रीज़ के जो भी सेंट्रल बैंक है, जो भी इनके सेंट्रल बैंक का नाम है, उन सभी सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं वो भी मीटिंग करते हैं आपस में, गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं वो भी मीटिंग करते हैं। तो इस प्रकार से 19 कंट्रीज़ का और यूरोपियन यूनियन का एक इंटरनेशनल फोरम है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप ऑफ 20 या G20। ये डेवलप कंट्री ने, इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं, साथ ही साथ डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं। ये कब बना था? 1999 में बना था, और G7 के बनने के काफ़ी साल बाद ये बना था, 1999 में। इसको बनाने का एम क्या है? इसको बनाने का एम यह है कि टू डिस्कस पॉलिसी पर्टेनिंग टू द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो आपस में मिलकर जब भी इनका समिट होता है, इनका भी समिट एनुअली होता है, आपस में मिलकर ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर कि इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी बनी रहे, कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थिरता बनी रहे वित्तीय क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में। तो इनसे संबंधित सारी पॉलिसी को ये मिलकर डिस्कस करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का हम कह सकते हैं एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन के बीच का। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो 19 कंट्रीज़ हैं उनके जो भी सब गवर्नमेंट के हेड होते हैं या फिर किसी में स्टेट के हेड होते हैं, साथ ही साथ जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं उन कंट्रीज़ के, फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, वह भी समय समय पे समिट्स में, जब से 1999 में बना है तब से ये आपस में समय समय पे मीटिंग करते रहते हैं, समिट करते रहते हैं, वहाँ पे पॉलिसीज़ को डिस्कस करते रहते हैं। तो इन कंट्रीज़ के गवर्नमेंट के हेड के बीच में मीटिंग होती है, इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच में मीटिंग होती है, और फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में भी मीटिंग होती है। इस प्रकार से ग्रुप ऑफ 20 है या G20 है, काफ़ी रिस्पेक्ट में G7 से थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन इन दोनों को बनाने का मकसद यही है कि इंटरनेशनल लेवल पे देखना, इकोनॉमी को देखना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे से संबंधित सारी पॉलिसीज़ को डिस्कस करना। सो यही एम है ग्रुप ऑफ 20 का भी या फिर G20 का भी। इसका पर्पस यहाँ पे लिखा हुआ है, वही पर्पस में कहा जा रहा है कि ब्रिंग टुगेदर सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक मकसद इसका ये भी है कि जो देश की, जो पूरे विश्व की जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं, जो पूरे तरीके से इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड कर रही हैं, और साथ ही साथ ऐसी जो डेवलपिंग है, जो डेवलप कर रही हैं, डेवलप नहीं हो पाई हैं, तो उन सभी कंट्रीज़ को, उन सभी इकोनॉमी को साथ में लाना, तो इस प्रकार से वे ग्लोबल इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं को, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस कर सकें। तो यही इनको बनाने का, ग्रुप 20 को बनाने का मकसद है, पर्पज़ है। इसके मेंबर की हम बात करें, जैसे मैंने बताया आपको, ये G20 है, 20 मेंबर्स हैं, यूरोपियन यूनियन तो है ही है, इसके अलावा 19 कंट्रीज हैं इसमें। इस प्रकार से पूरा 20 का ऑर्गेनाइजेशन ही बन जाता है। कौन कौन सी 19 कंट्री हैं इनको भी हम याद कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मैप। सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की। तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में यहाँ पे अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, मेक्सिको है, जैसे कि आप देख सकते हैं,
ऑस्ट्रेलिया भी है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है। एशिया की अगर हम बात करें तो चाइना है यहाँ पे, इंडिया भी है। इंडिया के साथ साथ इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के बाद आपका जापान है। जापान के बाद रशिया, जो कि आधा यूरोप आधा एशिया में आता है। सऊदी अरेबिया है, साउथ कोरिया है, ये एशिया की कंट्रीज़ में भी हैं। यूरोप की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट यूरोपियन यूनियन तो है ही है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, और आपका इस प्रकार से ये पूरा मेंबरशिप है इसकी 2019 मेंबर्स हैं प्लस यूरोपियन यूनियन के। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके एंड यूएस। इस प्रकार से 19 कंट्रीज़ हैं प्लस यूरोपियन यूनियन, तो ये दोनों मिलकर फिर G20 बन जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, ज़रा G20 के बारे में और समझते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, अकाउंट फॉर 90% ऑफ GWP एंड 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो साहब यहाँ पर बता दूँ मैं आपको कि GWP क्या होता है। GWP का मतलब है ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट। तो दोस्तों अगले पेज पे आते हैं और ये देखते हैं इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, अकाउंट फॉर 90% ऑफ GWP एंड 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो GWP का मतलब है ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, जिस प्रकार से एक कंट्री की GDP कहलाती है और पूरे वर्ल्ड की टोटल जो जितनी भी सारी कंट्रीज़ की GDP का टोटल है उनमें से 90% तो इन्हीं G20 कंट्रीज़ का है। इसके अलावा वर्ल्ड में जितना भी सब ट्रेड होता है उसका 80% भी इन्हीं G20 कंट्रीज़ में होता है। तो G20 कंट्रीज़ वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनका ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया गया है। ये आंकड़ा आपको केवल दिखाने के लिए ये है, इसलिए है कि G20 कितना इम्पोर्टेंस रखता है इकोनॉमी के लिए वर्ल्ड की। अब यहाँ पे एक और पॉइंट हम आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि 2009 में जो G20 ग्रुप था इसने G8 को रिप्लेस कर दिया एज अ मेन इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ वेल्दी नेशन। 2009 में G8 ही था, 2014 में रशिया लगा हुआ है। तो इस ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया G8 को एज अ मेन इकोनॉमिक काउंसिल के रूप में कि वेल्दी नेशंस की जो सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक काउंसिल है वर्ल्ड की वो अब G20 बन गई है। और 2011 से जो G20 जो समिट है वो एनुअली होता रहा, वो हो रहा है। एक्चुअली जो G20 समिट है इसकी शुरुआत 2008 से हुई थी, जैसे मैं आपको बताया अभी 2008 से हुई थी, और 2011 से एनुअली यानी हर साल समिट हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी फाउंडिंग की, किस प्रकार से G20 बना था, क्यों बना था, ये तो हम जान चुके हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से G20 बना था। द G20 वॉज foreshadowed at the Cologne Summit for the G8 in June 1999। तो जून 1999 में G8 का ही कोलोgne में समिट हुआ था। कोलोgne एक शहर है जो कि जर्मनी में आता है। तो उस समिट में ही G20 की पूरी रूपरेखा रख दी गई थी कि G20 किस प्रकार से बनेगा। तो उसका जो पूरा हम कह सकते हैं पूरी रूपरेखा है और उसका जो पूरा आइडिया है वो सभी इसी समिट में रखा गया था और उसको फॉर्मली इस्टेब्लिश करा गया। फिर G7 की जो फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी 26 सितंबर 1999 को, तो उस मीटिंग में इसको फॉर्मली G20 को इस्टेब्लिश कर दिया गया। और साथ ही साथ जो उसकी इनॉग्रेल मीटिंग थी G20 की वो 15-16 दिसंबर को 1999 में ही बर्लिन में हुई थी इसकी इनॉग्रेल मीटिंग। तो इस प्रकार से ये G20 बना। अब हम बात करते हैं इसके चेयरमैन की। तो जिस देश में समिट होता है उसके जो हेड होते हैं वही चेयरमैन बन जाते हैं G20 के। जैसे कि साल 2020 चल रहा है अभी, इसके आखिरी में नवंबर में समिट होना है, सऊदी अरेबिया में होना है, रियाद में होना है, वहाँ की कैपिटल में। तो इसलिए जो चेयरमैन है इस साल के वो हैं किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, जो कि वहाँ के राजा हैं सऊदी अरेबिया की। वैसे इनका शॉर्ट नेम है, अगर इनका आप एक्चुअल नेम देखेंगे तो बहुत बड़ा है। साल 2020 के जो चेयरमैन है वो किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद है। हम बात करते हैं G20 समिट इंडिया में। क्या इंडिया में G20 समिट अभी तक कभी हो चुके हैं? जैसे कि मैंने बोला कि सबसे पहला समिट 2008 में हुआ था और सबसे पहला G20 समिट USA में हुआ था, वॉशिंगटन DC में। इंडिया की हम बात करें तो G20 के समिट अलग अलग लेवल के होते हैं। एक स्टेट के लीडर्स के लेवल का होता है, एक मिनिस्टर लेवल का होता है, एक फॉरेन मिनिस्टर्स भी होते हैं, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स का भी होता है, इसके अलावा गवर्नर लेवल का भी होता है। इसके अलावा भी कई अलग अलग लेवल के G20 समिट होते रहते हैं। अगर हम स्टेट लीडर की बात करें तो स्टेट लीडर के यानी गवर्नमेंट के हेड के G20 जितनी भी सभी कंट्रीज़ हैं
उनके गवर्नमेंट के हेड के बीच में जो समिट है वो अभी तक इंडिया में कभी नहीं हुआ है, लेकिन अभी होने वाला है 2022 में, और उसको केवल अभी डिटरमाइन करा गया है लेकिन डिक्लेयर नहीं करा गया पूरी तरीके से, इसलिए यहाँ पे TBD लिखा है, यानी कि टू बी डिक्लेयर्ड। तो 17 समिट होगा ये 2022 में इंडिया में, न्यू दिल्ली में होगा ये, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में। केवल अभी डिटरमाइन करा गया है, अभी इसको ऑफिशियल डिक्लेयर करना बाकी है। इसके अलावा जो 15th समिट है ये इस साल सऊदी अरेबिया में होना है, रियाद में 21 से नवंबर 2020 में। इसके अलावा मिनिस्टर लेवल की मीटिंग होती रहती है G20 कंट्रीज़ के बीच में, फाइनेंस मिनिस्टर की और सेंट्रल बैंक गवर्नर के बीच में मीटिंग होती रहती है। और अगर हम इसकी बात करें फाइनेंस मिनिस्टर लेवल की और सेंट्रल बैंक के गवर्नर लेवल की मीटिंग के बारे में, समिट के बारे में, तो ये साल 2002 में इंडिया में हो चुकी है। तो साल 2002 में न्यू दिल्ली में G20 के कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर के बीच में समिट हुआ था 2002 में न्यू दिल्ली में। इसके अलावा लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर के बीच में भी समिट होती है, फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में भी होती है G20 कंट्रीज़ की। इसके अलावा एक B20 समिट भी होता है जिसमें G20 कंट्रीज़ के बिजनेस लीडर समिट करते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं। एक C20 होता है जिसमें सिविल सोसाइटीज़ हिस्सा लेती हैं। C20 समिट की शुरुआत 2014 में हुई थी और B20 समिट की शुरुआत 2012 में हुई थी। T20 भी होता है जिसमें थिंक टैंक्स जो हैं G20 कंट्रीज़ के वो समिट में पार्ट लेते हैं। सो ये थिंक टैंक समिट या T20 समिट 2012 में शुरू हुआ था। एक W20 समिट होता है, इसमें वुमेंस जो होती हैं लीडर उस G20 सभी कंट्रीज़ की, तो वो पार्टिसिपेट करती हैं। ये 2017 में शुरू करा था जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने। इसके अलावा एक Y20 समिट भी शुरू हुआ है, और ये Y20 समिट यंग लीडर्स का और चेंज मेकर का होता है कि G20 कंट्रीज़ के जितने भी यंग लीडर्स हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं समिट में। इसकी शुरुआत साल 2010 में हुई थी। इससे पहले की समिट की हम बात करें तो 2019 का जो समिट है वो जापान में हुआ था, और इस साल का समिट सऊदी अरेबिया में होएगा। अब इसकी फाइनल डेट तो भी आ चुकी है, लेकिन अभी होगा कि नहीं होगा कोरोना वायरस के चलते तो ये तो बात की बात है। लेकिन इस साल का जो समिट है उसके लिए सऊदी अरेबिया को डिसाइड करा गया है, 2022 के लिए इंडिया को डिटरमाइन करा गया है, लेकिन उसको भी डिक्लेयर करना बाकी है। अब हम बात करते हैं मेन एजेंडा की कि G20 का एजेंडा क्या है। जैसा मैंने बताया इनका मेन एजेंडा यही है कि पॉलिसी बनाना, इंटरनेशनल लेवल की पॉलिसी बनाना ताकि वर्ल्ड में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। तो इनका मेन फोकस तो फाइनेंशियल फोकस है ही है। इसके अलावा बाद में मैंने अपने एजेंडा में और नई चीज़ें भी ऐड कर ली हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इन्होंने अपने एजेंडे में माइग्रेशन को, डिजिटाइजेशन को, यानी जो माइग्रेशन होता है कंट्रीज़ के बीच में उसको कैसे डिजिटल बनाई जाए इकोनॉमी को, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, कैसे हेल्थ केयर को इम्प्रूव करा जाए, वुमेन के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे हो, डेवलपमेंट एड किस प्रकार से मिले, तो इन सभी को भी इन्होंने अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है। इस प्रकार से पूरा एजेंडा है G20 का, और इस प्रकार से G20 फंक्शन करता है। G7 के बारे में मैंने आपको बताया, तो एक बार इसको देख लेते हैं, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको PDF फाइल डिस्क्रिप्शन की लिंक मुझे दूंगा, वहाँ पे आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस करा G7 के बारे में, G7 किस प्रकार से बना, कब बना, कैसे रशिया को उसमें इंक्लूड करा, कभी G5 से फिर G6, फिर G7 बना, G8 बना, G7 से फिर दोबारा G8 से G7 फिर दोबारा कैसे बना। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या डिक्लेयर करा इस बार, ये मैंने आपको बताया था। इसके वर्क के बारे में बताया, कब कब इनकी समिट होती है, पहली समिट कहाँ हुई थी ये भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैंने आपको G20 के बारे में भी बताया कि G20 कौन कौन से मेंबर हैं, ये कब बना G20, क्या G20 के बनने का एम है, इसके पर्पस, मेंबरशिप, फंक्शन, समिट, सबके बारे में मैंने आपको बताया। किस किस तरह की इनकी मीटिंग होती है ये भी मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक के बटन पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आपको समय समय पे मेरी वीडियोस मिलती रहें, इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसलिए आप बेल के आइकन पर क्लिक करिए। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों जैसा आपने देखा है कि अलग अलग चैनल्स हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो दिखाते हैं, कोई पॉलिटिक्स की बताता है, कोई ज्योग्राफी, कोई हिस्ट्री की बताता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम आमतौर पर मिस कर देते हैं, या फिर जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं जो आमतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मैं इसी प्रकार के टॉपिक्स को इस चैनल में कवर कर रहा हूँ। अगर आप UPSC के सीरियस एस्पायरेंट हैं
तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन इस चैनल में आपको दूंगा। मैं समय समय पे अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल के आइकन पर क्लिक करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। थैंक यू।